चलो स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। बिल्कुल सिंपली वे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, सबसे पहले आता है कि भाई सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। सेल सारे के सारे जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है वो खुद से परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी हेल्प। यहां तक डेफिनेशन क्लियर है। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? फटाफट बोलेंगे सबके सब, शांत नहीं रहेगा आज कोई। और डेड सेल की डिस्कवरी एंटोन किसने वॉन की थी? लीवेनहुक। एग्जैक्टली, लिविंग सेल की थी रॉबर्ट हमारी हुक। एंटेवॉन लिवेनहुक। और डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। वेरी नाइस। फिर इसके बाद हमारी सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड शेवान साइंटिस्ट ने दी थी। शेल्डन एंड शेवान साइंटिस्ट ने 1838 और 1839 में। शेल्डन जो थे वो कौन थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स की स्टडी की और ये बोला कि भाई जो पूरा का पूरा प्लांट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बना होता है। शेवान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने देखा था कि जो एनिमल सेल होता है उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ उन्होंने प्लांट सेल को भी देखा और उन्होंने ये पाया कि प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल होती है जो एनिमल्स के अंदर नहीं होती। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई प्लांट सेल के पास क्या है? सेल वॉल इज द यूनिक फीचर। बोला था ना यही। फिर यस मैम। सेल थ्योरी बट हमें ये नहीं बता पाई थी कि न्यू सेल्स कैसे अराइज होती है, हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। सेल थ्योरी हमने इसी बेसिस पे प्रपोज किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चू, है ना। रुडोल्फ वर्चू साइंटिस्ट ने क्या बोला? रुडोल्फ वर्चू साइंटिस्ट ने ये बोला कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और वी कैन से ऑमनीसेलुलर सेलुलर। और फिर हमारी ये फाइनली सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन आ गया था। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है सेल थ्योरी का कैसे मॉडिफिकेशन आया था? यस मैम। फिर हमने देखा था कि भाई हमारी जो सेल है ना, जब हमारी ये सेल है, इस सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अलग अलग एग्जांपल्स है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, नर्व सेल। एंड नर्व्स बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है नहीं होती है। और हमारा जैसे डब्ल्यूबीसी की शेप आपने पढ़ी होगी, इरेगुलर या अमीबॉइड शेप होती है डब्ल्यूबीसी की। अलग अलग शेप भी पाई जाती है सेल्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन दे परफॉर्म। के बेसिस पे। फिर हमने बोला सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरेना, मतलब मेन एरिया है जहां पे सेल की सारी सेलुलर एक्टिविटीज चलेंगी। Cytoplasm is the main arena where all activities are going to perform, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो कोई भी हो। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमने देखा राइबोसोम पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड? नॉन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर मैं बात करूंगी प्रोकैरियोट, राइबोसोम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है वो 70s एंड यूकैरियोट्स के अंदर होता है 80s। 80s होता है। राइबोसोम दो यूनिट से मिलके बना होता है, एक लार्ज यूनिट एक स्मॉल यूनिट। 70s की लार्ज यूनिट है 50s 50s। एंड स्मॉल 30s। 30s। 80 की लार्ज यूनिट 60s। एंड 40s। 40s। प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? पॉलीसोम में। जोम। और यूकैरियोट्स के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड होता है। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में ऐसे समझो, राइबोसोम का साइज क्या होता है? कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था राइबोसोम को? अच्छा ये बता।
जॉर्ज पैलेट. जॉर्ज पैलेट, वेरी नाइस. जॉर्ज पैलेट साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस हियर? एस क्या है यहाँ पे? Sedimentation constant. Sedimentation coefficient. और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है हमको? Density measure करके बता. डायरेक्टली मेजर्स द डेंसिटी एंड साइज. इसके साथ साथ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अलावा इसको स्वेटबर्ग्स यूनिट भी बोलते हैं. Sweatberg unit. स्वेटबर्ग्स यूनिट बोलते हैं. चलो, राइबोसोम के बारे में इतनी कहानी हमको समझ में आती है. तो राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों के अंदर पाया जाता है. एंड राइबोसोम ही एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाई जाती है और किसी दूसरी ऑर्गेनेली के अंदर भी पाई जाती है. Yes, है ma'am. ना? इट इज एन ऑर्गेनेली विच कैन बी फाउंड इनटू एनी अनदर ऑर्गेनेली. भाई कौन सी ऑर्गेनेली है हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और सरफेस पे ऑन रफ आरिया. है ना? दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से टाइप का पाया जाएगा? 70s या 80s? 70s. 70s. वेरी गुड. एंड राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री. Factory of protein. प्रोटीन फैक्ट्री हम इसको बोलते हैं बिकॉज ये प्रोटीन बनवाने का काम करता है. एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. देखो, पहली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली राइबोसोम, दूसरी नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम, जिसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन कराना होता है और प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है. ठीक है. फिर इसके बाद सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. नॉन मेम्ब्रेन तो हमारी जनरली प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सबके अंदर पाई जाएंगी. अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाएंगी? यूकैरियोट्स के अंदर. प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाएंगी. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आता है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल. सबसे पहली चीज हमने पढ़ ली, सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड वाली नहीं होंगी प्रोकैरियोट्स के अंदर. जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल. लो, प्रोकैरियोट के पास जो अपना जेनेटिक मटेरियल हो कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनके पास होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. राइबोसोम इनके पास 70s होते हैं. इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में इन्वेजिनेशंस होती हैं. उस इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? मीसोसोम या फिर क्रोमेटोफोर. मीसोसोम के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं ना. मीसोसोम के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है. हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है. सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प कराता है. ये सब काम करता है. ठीक है. अब देखो वन बाय वन करके. जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए होता है वो एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है हमारे बैक्टीरिया को. हमारे बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटिपिक मतलब बाहर से अपीयरेंस, बाहर से कैसे दिखेगा हमारा, वो कौन डिफाइन करता है? प्लाज्मिड, हमारा बैक्टीरिया का. वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. ये हमारे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट भी बनवाता है. प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. फॉरेन डीएनए इसको छोड़ दो. ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. ये तो हमको पता ही है कि हमारे पास सिर्फ एक अकेला प्रोकैरियोट ऐसा है. कौन? माइकोप्लाज्मा, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती. पढ़ा है ना उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में. Yes, ma'am. माइकोप्लाज्मा. अब हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी सेल एनवेलप 3 चीजों से मिलके बना होता है. ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, फिर सेल वॉल और फिर इनर साइड में Plasma membrane. 3 चीजों से मिलके बना है. तो वही लिख रहे हैं 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो ग्लाइकोकैलिक्स है लूज शीट की फॉर्म में भी हो सकता है जिसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, एंड टफ भी हो सकता है जिसको हम कैप्सूल बोलेंगे. सेल वॉल का काम होता है वो बैक्टीरिया को बचाता है किससे? बर्स्टिंग से और कोलैप्स ना कर जाए हमारा सेल उससे. सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड में एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं. 3 फॉर्म में बताई थी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल एंड लैमेला. 3 फॉर्म में, सिंगल ट्यूबुलर होगी एंड ऐसे लेयर्स में होगी. दिस इज लैमेला. इनका काम क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर नई जो डॉटर सेल्स हो रही है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कराना, रेस्पिरेशन कराना, सिक्रीशन और सरफेस एरिया भी बढ़ाने का ये काम करते हैं हमारे पास. फिर कुछ बैक्टीरिया जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होता है.
क्योंकि क्रोमेटोफोर किसका काम करता है? क्लोरोप्लास्ट का ना। वेरी गुड। ईच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन है, और तीनों लेयर एक साथ मिलके कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है? तीनों एक साथ मिलके प्रोटेक्शन का फंक्शन करती हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है, बाहर से सब्सटेंसिव सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगी अंदर एंटर होने के लिए। बैक्टीरिया मेरा मोटाइल नॉन मोटाइल कुछ भी हो सकता है, अगर वो मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट फिलामेंट, फिर देन बेसल बॉडी, तीन चीजों से मिलके फ्लैजिला बना होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला सिंपल होता है ना? यस मैम। यस मैम। एंड और दूसरी स्ट्रक्चर पिली एंड फिम्बरी, जिनका काम मोटाइलिटी देना नहीं होता। पिली का काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना है, कॉन्जुगेशन में। फिम्बरी का काम होता है अटैचमेंट, किसी दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने में। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल वॉल, हमने बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो हमारे पास ग्राम एनसीईआरटी में लिखा है कि मतलब पिलाई का काम भी अटैचमेंट का ही होता है बैक्टीरिया से। दोनों का इन्होंने अटैचमेंट ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई करें तो पिलाई का काम रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन और फिम्बरी का काम अटैचमेंट का। तो मैम ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा था एक लड़की ने, मैंने देखा था, हाँ वो एग्जैक्टली मैंने वो क्वेश्चन देखा था, उसमें सारे ऑप्शंस मेरे को सही लग रहे थे। तो मैम फिर उसका आंसर क्या होगा, हम बी कंसीडर करेंगे या फिर? देखो मैं फिर से बताती हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन देखा था, आप लोगों के जो डिस्कशन चलते रहते हैं ना, मैं देखती रहती हूँ। हाँ ये रहा, इसमें देखो मिसमैच पूछा था, कौन सा पेयर मिसमैच है? ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल भी हो सकता है, स्लाइमी लेयर भी हो सकता है। पिलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है, डिटरमाइन शेप, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, ये भी सही है। फिम्बरी, पिलाई एंड फ्लैजिला सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, सही, ये चारों के चारों यहाँ पे सही है, कोई भी मिसमैच नहीं है इसमें। मैम फिर सेकेंड ऑप्शन होगा ना, पिलाई रिप्रोडक्शन में आपने लिखा है, बट एनसीईआरटी में नहीं है रिप्रोडक्शन। बट एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, देखो इसमें बाकी तीनों ऑप्शंस तो हमारे एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, तो आप इसमें सेकंड मार्क कर सकते हो। एक बार आंसर की भी चेक कर लेना, आंसर की ने क्या दिया हुआ है। आई गेस आंसर की ने इसका स्टार में मार्क किया हुआ हो। मैम सेकेंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, उसको सेकंड ही पिक करना आप। वैसे पिलाई का काम बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको रिप्रोडक्शन दिखेगा वहां पे लिखा हुआ, रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन, ठीक है। ओके मैम। फिर आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 50s एंड 30s पोलिसोम की फॉर्म में होता है। राइबोसोम के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? एमआरएनए विद प्रोटीन से मिलके बना होता है। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंक्लूजन बॉडीज भी पाई जाती है। इंक्लूजन बॉडीज जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन, दीज आर द स्टोरेज बॉडीज होती है, रिजर्व मटेरियल। गैस वैक्यूल्स भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन एल्गी, पर्पल या फिर सिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट वन पार्ट इज हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें पता है सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे राइबोसोम भी एटीएस टाइप का पाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे प्लांट की, तो प्लांट में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो जाएगा? पेरीफेरल हो जाएगा ना, न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे पेरीफेरल हो जाएगा। अब यूकैरियोटिक की हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हमने कौन किसके अंदर की थी? आरबीसी के अंदर की थी। सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड में भी फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फोलिपिड का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक पोलर पार्ट है, एक नॉन पोलर पार्ट है। पोलर कौन सा होता है? हेड, जो कि आपका हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है। जब हमने आरबीसी के अंदर स्टडी किया था, हमने देखा था प्रोटीन 52% होता है और लिपिड 40% होता है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन दो टाइप से होता है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हो, जो अंदर पूरी तरीके से एम्बेडेड है वो इंटीग्रल, और जो बाहर सरफेस पे है वो एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेस्टली डिफाइन करने के लिए कौन सा मॉडल था सबसे एंड वाला?
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यस सुहानी। मैम ये इसमें आरबीसी और जो हमारा प्रोटीन और लिपिड्स है इसमें कार्बोहाइड्रेट आ सकता है? हाँ, इसमें बाकी का जो 8% बचा है ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब आता है। और ये 52% एंड 40% जो है वो वेरी कर सकता है, नंबर में क्वेश्चन में था। एग्जैक्टली, सेल टू सेल वेरी करेगा, ये भी लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, मैंने नोट्स पे भी लिखाया हुआ है। ये अमाउंट देखो इन्होंने सिर्फ आरबीसी का है क्योंकि हमने आरबीसी पे स्टडी किया इसलिए। आप किसी भी सेल का देखोगे तो वेरी करेगा ही करेगा, लेकिन इतना वेरी नहीं करेगा कि लिपिड ज्यादा हो जाए प्रोटीन कम हो जाए। हमेशा लिपिड रेशियो और प्रोटीन रेशियो में प्रोटीन हमेशा ज्यादा रहेगा। ओके मैम। तो सबसे जो हमारा मॉडल था सक्सेसफुल वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें हमें पता चला था जो हमारा लिपिड है वो कैसे होता है? फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर ने मेरे को हेल्प किया था क्या क्या पता करने में, सेल के प्रॉपर ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, ये सब पता करने में, है ना। क्वासी फ्लूइड का मतलब सेमी फ्लूइड नेचर, ना तो पानी है ना ही सॉलिड है। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगी, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएगी विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक जगह लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर एनर्जी यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगी पंप्स के थ्रू। हम देखा था ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप्स का यूज होता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बच्चे आपको पता है। क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है उसने क्या करा, जो लिपिड होता है उसका लेटरल मूवमेंट पाया जा सकता है, लिपिड का लेटरल मूवमेंट पाया जा सकता है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। एंड लिपिड का कौन सा वाला हमने पढ़ा था? फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था ना, क्वेश्चन कर रहे थे जब हम लोग, आया याद? यस मैम। फ्लिप फ्लॉप। और प्रोटीन का बोला था लेटरल मूवमेंट होता है। लेटरल मूवमेंट। दिस एबिलिटी ऑफ मूव विद इन द मेम्ब्रेन, ये क्या बताता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कितनी ज्यादा है। और अगर मेरे को फ्लूइडिटी बढ़ानी है तो क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐड कर देंगे। बच्चों समझ आ रहा है? यस मैम। फिर पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, कभी भी जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर का। इसका एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, याद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाला सब्सटेंस है उसको हमें फैसिलिटेट कराना पड़ रहा था उसका मूवमेंट। यस मैम। तो वही लाइन लिखता है, पोलर मॉलिक्यूल मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल हमारी सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, उसको पास कराने के लिए चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारा फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ समझने के लिए, इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल का कुछ सब्सटेंस को एंगल्फ करना और बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। डॉक्टर यस मैम। आ जाओ। अब आता है हमारे पास सबसे पहले सेल वॉल। तो हमने पढ़ा था जो सेल वॉल होती है उसको हम 3 पार्ट में देखते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। सेल वॉल का काम होता है एक प्रॉपर शेप देना, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। दो सेल के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले बनता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। प्लांट की जो होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। एल्गी की किससे बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनेन और कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम प्लांट की बात करेंगे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से बनी होती है। और एनिमल्स के अंदर तो नहीं होती सेल वॉल, ठीक है। फिर आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जब कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली जब कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर का काम होता है प्रोटीन बनवाना, एसईआर का काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना। रेटिकुलम, रेटिकुलम समझते हैं नेटवर्क है ये किसका?
टीनी छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, है ना? व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी तरीके से स्कैटर्ड है। रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो सरफेस जिस पे राइबोसोम होंगे दैट वी कॉल इट आरईआर, जिस पे एब्सेंस होंगे वी कॉल इट एसईआर। आरईआर का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना, एसईआर का काम लिपिड सिंथेसिस करना। यहाँ पे ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। अब फैक्ट्री में कोई भी चीज हम बनाते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद उसको पैकेजिंग के लिए भेजना पड़ता है हमें। पैकेजिंग कराने के लिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल यूज करेंगे विच इज नोन एज गोल्जी एपरेटस। साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, या फिर इन्होंने इसका नाम गोल्जी बॉडीज भी रखा था। इसके अंदर बहुत सारी सिस्टर्नीज प्रेजेंट होती है जो पैरेलली अरेंज होती हैं। न्यूक्लियस के जो पास वाला पार्ट है, न्यूक्लियस के पास वाला पार्ट को बोलेंगे फॉर्मिंग फेज, और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वाला पार्ट है उसको बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज। और इसका काम क्या है? फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बना देगा और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बनवा देगा। फिर यहाँ से निकल के सब्सटेंस कहाँ जाएगा? लाइसोसोम के पास जाएगा। लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो पैकेजिंग करने के बाद इसके पास स्ट्रक्चर आती है। ये क्या काम करता है? इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाई पीएच पे वर्क करते हैं, एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, ठीक है। एसिडिक पीएच मतलब लो पीएच। लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, ये सब एंजाइम्स होता है। इन एंजाइम का काम क्या? ऑब्वियसली डाइजेशन करना है, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जिसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट ही आयंस का एक्सचेंज करा सकता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी। वैक्यूल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, सेप। सेप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर जो सारा मटेरियल हमारे सेल को नहीं चाहिए वो सारा का सारा आके वैक्यूल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अमीबा के अंदर वैक्यूल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो उसके एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। अमीबा के अंदर जितना भी वेस्ट बटेगा सारा का सारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसको थ्रू आउट कर देगा आउटसाइड द सेल। जैसे कि प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने के लिए। ये होता है हमारे पास वैक्यूल। और हमारे प्लांट सेल के पास एक लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, ये हमने पढ़ा ही है। यस मैम। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जब तक माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, जब तक हम इसको स्पेसिफिकली स्टेनिंग ना दे, प्रॉपर स्टेनिंग नहीं देंगे तो हम नहीं देख सकते इसको। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इमेजिनेशंस बनी हुई हैं, उनकी इमेजिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इमेजिनेशंस है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन्स के पास अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। मैम स्टेन, स्टेन का मतलब होता है बेटा एक प्रॉपर कलर नहीं देंगे जब तक इसको हम एक प्रॉपर कलर दे रहे। स्टेनिंग का मतलब होता है डाई, स्टेन करने से कपड़े डाई करते हैं ना, उसको स्टेनिंग बोल देते हैं, स्टेनिंग करानी है कपड़ों में, ऐसे ही है। मैम दोनों मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। दोनों मेम्ब्रेन्स का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन इसका जो मेनली काम है माइटोकॉन्ड्रिया को वो है एटीपी जनरेट करना। इसका प्रॉपर जो रोल है आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है वो सारी चल रही होती है। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड को ऑक्सीडाइज कराएंगे तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, फूड का ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला पार्ट होता है ना सारा, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अंदर हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है 70S। बस ये याद रखना है आप लोगों को। आगे समझ? यस। आ जाओ प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाएंगे या फिर यूग्लिनाइड्स के अंदर पाए जाएंगे। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है।
ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये कलर तो नहीं देता, लेकिन ये फिर क्या काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि अगर ये फैट को या फिर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है उसको बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, कोई फैट को स्टोर कर रहा है उसको बोलेंगे एलाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर कर रहा है उसको बोलेंगे एल्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको। क्लोरोप्लास्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके स्पेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा हम बोलते हैं। इसके स्ट्रोमा में मेरे को ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, ये यहाँ पे, दीज आर नोन एज, एक कॉइन को बोलेंगे थाइलाकॉइड, पूरे के पूरे स्टॉक को बोलेंगे हम ग्रेनम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से वाली रिएक्शन चलेगी, फोटोसिंथेसिस वाली ना, यस तनु? मैम जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। नहीं नहीं, जो अंदर वाला स्पेस है, आउटर इनर के बीच में नहीं, अंदर पूरा इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में, ओके मैम। वहां पे भी मैट्रिक्स, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस है उसको बोलेंगे। ठीक है, चल अब आता है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेनम, थाइलाकॉइड। हमें पता थाइलाकॉइड का पूरा स्टॉक इज नोन एज ग्रेनम। ग्रेनम के अंदर हमेशा लाइट रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन जिसके लिए मेरे को लाइट चाहिए होगी, और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चाहिए होगी। ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो बस वही इन्होंने बताया हुआ है। और हमारा जो कैरोटीनॉइड होता है वो एक फेट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, या लिपिड सॉल्युबल भी बोल देते हैं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, दीज आर द फेट सॉल्युबल पिगमेंट। अच्छा, एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, उस पर क्वेश्चन आता है, वाटर सॉल्युबल, वेरी गुड, एंथोसायनिन। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन दिखे सब लिपिड सॉल्युबल लगा देना, इसको छोड़ के बस। नेक्स्ट आ जाओ, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ऐसे ही हमारे सेल के अंदर भी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन से मिलके बना होता है, सेल को एक प्रॉपर सपोर्ट देने का काम करता है, सेल की मोटाइलिटी को मेंटेन रखता है और सेल की एक प्रॉपर शेप देने का काम करता है। साइटोस्केलेटन में जैसे कि हमारे पास क्या क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब थे। माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है हमारा क्या, सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। ये एक ऑर्गेनेली है जो किसमें हेल्प करती है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करती है। साइट्रोसोम या सेंट्रियोल के आसपास पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। The central part of the proximal region of centriole is protein is called the hub। हमने स्ट्रक्चर देखी थी पूरी की पूरी बना के, आई गेस यहाँ पे तो नहीं इन्होंने दिया होगा। जब सेंट्रियोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया था ना मैंने आपको, ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला के अंदर डबलेट होता है पेरीफेरी पे, यहाँ पे ट्रिपलेट होता है। फ्लैजिला के अंदर सेंटर में 2 सिंगलेट्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई सिंगलेट नहीं होता, यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट इज नोन एज हब। याद आया? यस मैम। यस मैम। करता, ठीक है। तो ये तो सेंट्रियोसोम हो गया। सीलिया और फ्लैजिला एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर, देखो ये डायग्राम याद रखना। 9 तो हमारे पास डबलेट्स है पेरीफेरी पे और 2 सिंगलेट्स बीच में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 9+2 अरेंजमेंट। सारे पेरीफेरल्स वाले भी आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, हमारा पेरीफेरल सेंट्रल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, रेडियल स्पॉक के थ्रू कनेक्टेड है। एंड सेंट्रल वाले कवर्ड है किसकी हेल्प से, एक सेंट्रल शीथ की हेल्प से। याद रहेगा ये? Yes, ma'am. यस मैम। या कैसे वर्क करता है, जैसे वो पानी में नाव चलती है, वर्क्स लाइक और आउटर मीडियम भी मीडियम भी फ्लो करेगा और साथ ही साथ बॉडी भी फ्लो करेगी। पढ़ा था ये भी। Yes, ma'am. अब आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। 31 में इसकी डिस्कवरी की थी। जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोला गया क्रोमेटिन। कौन से साइंटिस्ट ने बोला उसको क्रोमेटिन, फ्लेमिंग ने। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो न्यूक्लियस तो पूरा आप लोगों को बहुत अच्छे से आता ही आता है अब तो, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन कब तक रहेगा, जब तक सेल इंटरफेज में है।
लेकिन अगर हमारा सेल डिवाइडिंग फेज में चला गया तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। उसके पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों की दोनों क्या होती है, मर्ज होती है कई कई पॉइंट से, वो मिलके न्यूक्लियर पोर बना देता है। एग्जैक्टली। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, मेम्ब्रेन माउंट नहीं होता ये। इसका काम क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस करना। क्रोमोसोम 4 डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। काइनेटोकोर भी हमें पता है क्या होता है, काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की बनी हुई, जो सेंट्रोमियर से अटैच होती है, जो स्पाइंडल फाइबर्स अटैच करने में हेल्प करती है। डीएनए जो होता है वो किसके ऊपर पैक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से पैक होता है, नहीं होता है? तभी Yes, हिस्टोन ma'am. प्रोटीन का अमाउंट हम डबल करवाते हैं। कौन से स्टेज में, कौन से स्टेज में डबल कराते हैं, एस फेज में कराते हैं ना, S phase में। डीएनए भी डबल कराते हैं। क्रोमोसोम 4 टाइप के, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में जब हमारा सेंट्रिक में बिल्कुल मिडल में होगा, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे होगा, एक्रोसेंट्रिक में बहुत ज्यादा एक ही एंड के पास होगा, और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में होगा। ये आप शेप भी देख सकते हो आपने। सब मेटासेंट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आर्म इज नोन एज पी आर्म और लॉन्ग आर्म इज नोन एज क्यू आर्म, है ना? पीवाईक्यू किए थे जब क्वेश्चंस देखे थे। मैम सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज होती है तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो भी शॉर्ट होने लगता है क्या? सेंट्रोमियर की पोजीशन नहीं चेंज होती यहाँ पे, ये क्रोमोसोम स्पाइक ही ऐसे जाता है कि कोई बड़े साइज का है, कोई मतलब अलग अलग वेराइटीज पाई गई हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। उस बेसिस पे बोला गया है कि क्रोमोसोम में अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है उसको मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा अवे है उसको सब मेटासेंट्रिक। ये चेंज नहीं हो रही है, सेंट्रोमियर की पोजीशन चाहिए, इसी टाइप का पाया जा रहा है, ऐसे ही पाया जाता है ये। ओके मैम। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में क्या डिफरेंस है? सेंट्रोमियर से हमारी क्रोमेटिड्स अटैच होती है, काइनेटोकोर हमारा सेंट्रोमियर से अटैच होता है, ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है स्पाइंडल फाइबर्स के अटैचमेंट में, स्पाइंडल फाइबर्स को सेंट्रोमियर से अटैच करने में हेल्प करता है। तभी तो जब दोनों स्पाइंडल फाइबर अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा एनाफेज में और क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल। यस मैम। है ना समझ? माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज क्या होती है, मेम्ब्रेन माउंट छोटे छोटे वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनके पास एंजाइम्स होते हैं। माइक्रोबॉडी में मैंने आपको 2 बॉडीज लिखवाई थी, कौन कौन सी, पेरोक्सिसोम, पेरोसोम, एकोक्स, ग्लायोसोम, ग्लायोक्सिसोम। इसमें से एक का काम लिपिड मेटाबॉलिज्म का था, एक का क्या था, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। याद है किसका क्या था, बताओ जल्दी से। जो पेरोक्सिसोम होता है ना, पेरोक्सिसोम का काम होता है फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करना, पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ग्लायोक्सिसोम Germinating fatty acid. मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म करा हेल्प करता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। इतना इजी सा चैप्टर है, देखो पूरा 40 मिनट में वी हैव फिनिश द होल चैप्टर, और डिटेल में भी हम लोगों ने समझा। मैम पेरिजोम का क्या था? इसका बताओ, पेरिजोम। पेरिजोम फोटो हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो कल के टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है। सबके पास एमटीजी की बुक है, यस मैम। Yes, ma'am. सबके सब एमटीजी से एक एक क्वेश्चन करोगे। पीडीएफ तो सबके पास ही होगा भाई। मैम कहाँ पर है एमटीजी की बुक का पीडीएफ? पीडीएफ आपको कहाँ में मिल जाएगा, मेरे इस पे मिल जाएगा लिंक ट्री। तनु आप उसमें ऐड हो ना नी 2025 वाले ग्रुप में? मैम Yes, वो ma'am. 90s वाले तो छोड़ने हैं ना? हाँ वो वाले छोड़ना 90s वाले। उसमें देखना उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच है,
उस लिंक को ओपन करना, उस लिंक में मिल जाएगा। ओके मैम। योगेश्वरी पीडीएफ सेंड करो, बहुत बड़ी बुक है ना बेटा, आप देख लेना, है लिंक अटैच है वहीं पे ग्रुप में, वहां से चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। एंड कौन से क्वेश्चन करना है, 2005 ऑनवर्ड्स वाले क्वेश्चन करना है, 2005 प्लस वाले, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक बार। मैम आपकी जो क्रैश कोर्स वाली बुक है मैं उससे कर रही थी, ये वाले मैंने कर लिए एमटीजी के। कोई बात नहीं, कहीं से भी कर लो, मैंने आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल्स दिए हुआ है, एक ग्रुप में भी पीडीएफ भेजा था, वो भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी कर लो, बट मैटर ये करता है पढ़ने के बाद अच्छे से समझना इसको। नोट्स, कौन से नोट्स योगेश्वरी? अच्छा मैम प्लीज इसका पीडीएफ सेंड कर देना अब, ठीक है ये पीडीएफ शेयर, बट इसका पीडीएफ का करोगे क्या, ये तो पूरी एनसीईआरटी है। मैम एक्चुअली मैं बीच में बैकलॉग मेरा बहुत हो गया था, तो मैम इस चैप्टर की जो क्लासेस मैम मैंने कम लिया इस वजह से। ओके ठीक है, मैं शेयर कर दूँ, डोंट वरी। अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कौन सी है? नेक्स्ट क्लास आई गेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होगी ना, हाँ 6:30 से क्लास है, तो अभी टाइम है। खतरनाक वाला आ रहा है। खतरनाक वाला? यस मैम।